दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और 200 सीटें भी पूरी नहीं हो पाएंगी बीजेपी की। ये तस्वीर निकल कर आ रही है। क्या वाकई में बीजेपी के इतने बुरे दिन आने वाले हैं? अच्छे दिन किसी के आए नहीं आए, लेकिन क्या इनके खुद की मुश्किलें इस कदर फंस गई कि 200 सीट का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाएंगे। 303 से 200 भी अगर पूरी ना हो तो ये समझ लीजिए कि इन 10 सालों में बीजेपी ने क्या कमाया होगा, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन अगर ऐसी स्थितियां जो इस वक्त ग्राउंड से आ रही हैं, सुनने को जो जानकारियां मिल रही हैं, बीजेपी तमाम बड़े नेताओं को बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए बोल रही है। जहां पर किसी को 4 या 10 रैली करनी थी तो वहां पर उनको 25 रैली तक करने के लिए बोल दिया गया है। ये स्थितियां, बड़े बड़े धुरंधर नेताओं के पसीने छूट रहे हैं इस गर्मी में। हालत बेहद ज्यादा खराब है, लेकिन किसी तरह से सीटें निकालनी है, चुनाव जीतना है, इसकी तैयारी करने की कोशिश में बीजेपी भले ही लगी हुई है, लेकिन हालत अभी उतनी सीधी दिखाई नहीं दे रही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सीपी राय जी, जो कि ये जानते हैं, इनका गणित जो है वो बहुत क्लियर है, सपाट है। सर से समझेंगे कि किस तरह से 200 सीटों का गणित भी पूरा नहीं होने वाला है। सर, मैं आपके साथ कई बार कैलकुलेशन कर चुकी हूँ ये पूरी परिस्थिति को लेकर, लेकिन अभी एक बार, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि आपकी जो कैलकुलेशन थी, पहले आपने बताया था 200 सीटें भी बड़ी मुश्किल होगी, तो अभी भी वही स्थिति दिखाई दे रही है जो आपने मुझे पहले बोला था काफी दिन पुराने वीडियो में? अभी भी वही सिचुएशन है और लोग इस बारे में बात करने लगे हैं, बीजेपी भी चिंतित है इस बारे में। क्या आपको लगता है कि वाकई में अभी कोई कवर अप नहीं किया है बीजेपी ने? नहीं विनीता जी, मैंने 176 सीट कहा था, जो 200 भी नहीं कहा था। 176 एक पर्टिकुलर संख्या में बहुत दिन से बोल रहा हूँ। आपके काफी दिन पहले प्रोग्राम में बोला, मैं लगातार बोल रहा हूँ। मेरा फाइनल टैली 176 है, 167 टू 176। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी, चूंकि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उन लोगों की भाषा दिनों दिन खराब होती जा रही है। प्रधानमंत्री जी के आंसू निकलने लगे जगह जगह, वो जगह जगह भावुक होने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मालूम पड़ रहा है कि उनको पता है कि क्या परिस्थितियां हैं। और हम लोगों ने पिछली बार सारी टैली निकाली थी अलग अलग प्रदेशों की, और वो सीट आकर के करीब 170, 75, 76 इसी के 10 प्लस माइनस ऐसी आ रही थी। लेकिन जो जो दिन आगे बीत रहे, जैसे अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव था, अभी जो 13 सीटों का, ये 13 की 13 सीटें बीजेपी की थी। और ये तो उम्मीद की जा सकती है कि 13 सीट में से 2-4 हार जाए, लेकिन 13 में से 7-8 सीट बीजेपी हार रही हो साफ तौर पर, और बाकी 5 सीट पर कड़े संघर्ष में हो, तो निश्चित तौर पर चीजें सुधरने के बजाय और बिगड़ती हुई दिख रही हैं। प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को मुझे लगता है कि एक स्टेट्समैन होना चाहिए, और भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों के भाषण उनको पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए। चुनाव में भी तमाम प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे, उनके भाषण पढ़ने चाहिए, वक्तव्य पढ़ने चाहिए, उनके विचार पढ़ने चाहिए। संसद में दिए गए, संसद के बाहर दिए गए। और चुनाव में इतनी कश्मकश और लड़ाई होने के बावजूद भी अटल जी क्या बोलते थे, कैसे बोलते थे, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा प्रधानमंत्री जी ने पढ़ लिया होता तो उनसे गलतियां नहीं हो रही होती। लेकिन मुझे अफसोस है, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जब वो कुछ बोलते हैं या कहते हैं तो पूरी दुनिया की निगाह उस पर रहती है कि भारत क्या कह रहा है। तो वो जिस भाषा पर, जिस स्तर पर उतर गए हैं, उससे मेरी भी बदनामी हो रही है, इस पूरे भारत देश की बदनामी हो रही है। और दुनिया के तमाम बड़े अखबार, वो चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, सर, न्यूयॉर्क लेकिन टाइम्स उनका भावुक होना क्या चुनाव से जुड़ा हुआ है? वो भावुक होना निश्चित तौर पर चुनाव से जुड़ा हुआ है। दो तरह की चीजें होती हैं। जब व्यक्ति हार रहा होता है, कमजोर पड़ रहा होता है, तो या तो वो गुस्सा दिखाता है और गुस्से में उल जलूल हरकतें करता है, या फिर वो रो पड़ता है। ये दोनों मनोविज्ञान का नियम है कि जब भी कोई बहुत कमजोर होगा, पिटने लगेगा, कमजोर पड़ने लगेगा, तो दो ही चीजें होती हैं। वो सबसे पहले उसमें रिटेलिएट करता है, वो गुस्सा दिखाता है, तरह तरह का आक्रमण करता है, वो घटिया आक्रमण करता है, कमर के नीचे वाले आक्रमण करता है, जो प्रधानमंत्री जी पिछले 3 दौर में कर चुके हैं। वो सारे आक्रमण के भोसले साबित हुए, उससे उनकी छवि बहुत खराब हुई। उससे ये भी तय हुआ कि आखिर उनको हो क्या गया है। उसमें बोलने में तरह तरह की वो गलतियां करते चले गए, हेलीकॉप्टर से सड़क पर पैदल चलने लगे वो, और सहारनपुर में लड़कियों की बात करने लगे लकड़ी की जगह। फिर वो नवीन पटनायक से पूछने लगे कि जिले की कैपिटल क्या होती है, उनको नहीं मालूम। तो इस तरह की बातों से वो उन्होंने अपना मजाक उड़वाया। और एक ऐसा वर्ग भारत में जो अंधभक्त बन गया था, उनको लगता था मोदी जी कोई सुपरमैन है, उसका दिल टूटा।
उसको लगा कि आखिर ये हो क्या गया, हम जिसको समझते थे मोदी जी वो वही वाले हैं क्या, और वो वाले हैं तो फिर ये बोल क्या रहे हैं, उल्टी क्या क्या बातें बोल रहे हैं। उनका मजाक उड़ने लगा। वो चाहे सिंगापुर का टीवी हो, वो अमेरिका या इंग्लैंड के अखबार हो, फ्रांस के अखबार हो, ऑस्ट्रेलिया के अखबार हो, जगह जगह से ऐसी खबरें निकल रही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ रहा है, इनके ऊपर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। और वो निश्चित तौर पर सुनना और पढ़ना हमारे आपके लिए सुखद नहीं है, क्योंकि हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। और फिर अब प्रधानमंत्री जी रोने लगे। मुझे पता नहीं मैंने रीता जी आपको बताया या नहीं बताया, 1 मई और 2 मई को संभवतः प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था गुजरात में। गुजरात के एक बहुत बड़े पत्रकार ने मुझे उस दिन ये बताया 2 दिन पहले कि राय साहब आपको एक चीज आश्चर्य होगा, सट्टा इस बात पर तो लगता है कि आज बारिश होगी कि नहीं, क्रिकेट मैच कौन जीतेगा, चुनाव कौन जीतेगा, इस पर तो सट्टा बाजार में सट्टा लगता है। लेकिन बहुत आश्चर्यजनक बात है कि उनके प्रदेश गुजरात में इस बात पर सट्टा लगा हुआ था कि मोदी जी गुजरात आ रहे हैं 1 और 2 तारीख को, तो वो किस दिन रोएंगे, वो 1 तारीख को रोएंगे या 2 तारीख को रोएंगे। इस पर एक भारी सट्टा गुजरात में लग गया। जिस गुजरात के वो हीरो हैं, वहां पर उनका मजाक उड़ाता हुआ सट्टा लग जाना, ये निश्चित तौर पर बहुत ही एक, मैं तो इसको अच्छा नहीं मानूंगा। मोदी जी की जिंदगी पूरी राजनीति में बीती, बड़े पदों पर बीती है, और इतना उनके खिलाफ चीजें चली जाएं, हमेशा इंसान को कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि लोग उसकी अच्छाइयां याद करें, उसकी अच्छी बातों को याद करें, उसको अच्छे रूप में लें। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन मोदी जी ने खुद ये माहौल पैदा किया है कि गुजरात जैसी जगह पर वो 8 से 10 सीट हारने जा रहे हैं। और वहां आपने देखा कि वहां एक सीट जो 100% जिताऊ थी सूरत की, वहां जबरदस्ती सारे उम्मीदवारों को उन्होंने बैठा दिया। राजस्थान में जो सीट 100% जिताऊ थी इंदौर में, उसमें उन्होंने तो सारे प्रत्याशियों को बैठा दिया, और इससे उनकी इमेज और खराब हुई, और पार्टी की, आरएसएस की। पूरे देश ने सोचना शुरू किया कि आखिर लोकतंत्र जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। आप इसी तरह अगर लोगों को चुनाव नहीं लड़ाने देंगे, फिर तो पुतिन के चुनाव में और आप में चुनाव में फर्क क्या पड़ा। और जब ये सवाल भी है कि उनके पार्टी के तमाम लोग कहते हैं कि 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो सरकारों को होता है, लेकिन संविधान बदल देने के कुछ और मायने होते हैं, और संविधान बदल देने के मायने पुतिन वाले होते हैं, संविधान बदल देने के मायने हिटलर वाले होते हैं, संविधान बदल देने के इसी तरह के मायने होते हैं। उसको लेकर के भारत का जनमानस बहुत ही इस वक्त परेशान है, और भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो दलित है, पिछड़ा है, जो वंचित समाज है, वो ज्यादा परेशान है कि भाई संविधान से ही तो हमको इंसान माना गया, संविधान के कारण हमको हमारे अधिकार मिले, वोट देने से लेके नौकरी पाने तक, आरक्षण तक अधिकार मिले। क्या संविधान बदल करके जो आरएसएस की विचारधारा रही है कि दलित को दलित नहीं मानना, उनको इंसान नहीं मानना, और कोई मनु की स्मृति का कोई कानून लागू करना, वो लागू हो जाएगा तो हम तो फिर इंसान नहीं माने जाएंगे, हमारे सब हक हुकूक खत्म हो जाएंगे। ये बात जमीन तक, बहुत निचले स्तर तक, आम मजदूर और भीख मांगने वाले तक ये बात पहुंच गई कि आरएसएस और बीजेपी ये करना चाहता है। और ये बात क्योंकि नीचे तक पहुंच गई है, इसलिए चुनाव के परिणाम उसी तरह से आने वाले हैं, क्योंकि अपने अस्तित्व के लिए लड़ना, अपने भविष्य के लिए लड़ना हर आदमी का कर्तव्य होता है, अधिकार होता है, और देश की जनता उस अधिकार का उपयोग करने जा रही 4 तारीख के रिजल्ट में। सर, लेकिन अमित शाह ने तो ये कहा कि ऐसा नहीं है, स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी दोबारा, और काफी आश्वस्त भाषण अब वो दे रहे हैं। वहीं उससे उलट जो तस्वीर आप बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि हाँ, वो बहुत सारे तथ्य गलत दे रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं, बार बार भावुक हो रहे हैं, इंटरव्यूज में हो रहे हैं। इस बार तो इंटरव्यूज में कई बार ही भावुक हो चुके हैं वो। तो इस तरह की स्थितियां सामने आना, क्या आपको लगता है कि देश का नेता इस पद पर जब कभी रोते हुए दिखाई देता है तो जनता उस पर तरस खाती है? क्योंकि प्रधानमंत्री के कद और पद की अगर बात की जाए तो ये बहुत स्ट्रांग पोजीशन होती है, और ये इतनी स्ट्रांग होती है कि ये इस देश के 140 करोड़ लोगों को संरक्षण दे सकती है। लेकिन अगर वो रोएंगे तो ऐसी हो सकता है वो इमोशनल हो गए हो। नहीं वनिता जी, वो अगर इमोशनल होते 50-60 लाख लोगों की मौतों पर, जब कोरोना में 50-60 लाख लोग मर गए, वो अगर इमोशनल होते 700-800 किसानों की मौत पर, वो अगर इमोशनल होते रोज दो आत्महत्याओं पर, 2 नौजवान और 2 किसान की रोज आत्महत्याओं पर, वो अगर इमोशनल होते मणिपुर की उन बहनों पर जिसके बारे में बात करते हुए मैं और आप दोनों रो पड़े थे, वो जो दृश्य मणिपुर का आपने देखा था, उस दिन हमारी आपकी बातचीत में हम दोनों रो रहे थे।
देश रो रहा था, देश का मानस रो रहा था, देश की संस्कृति और सभ्यता रो रही थी। अगर उस पर वो इमोशनल होते तो देश को विश्वास होता कि ये इमोशनल होते हैं। लेकिन इमोशनल कार्ड खेलना, आज क्रोकोडाइल शब्द लेकर के तमाम ट्विटर और तमाम जगह पर बहुत सारी बातें चल रही हैं। मैं उस शब्द का उपयोग इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने प्रधानमंत्री शब्द की इज्जत करता हूं। व्यक्ति की इज्जत करूं या न करूं, लेकिन प्रधानमंत्री शब्द की इज्जत करता हूं। तो इस तरह का इमोशन, अगर देश का नेतृत्व करने वाला मैं, मान लीजिए मेरे घर का मालिक हूं और मैं बात बात पर रोने लगूंगा तो मेरे बच्चे तो कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे बच्चों तो तमाम जो दीन दुनिया अगल बगल पड़ोसी लोग हैं बोले तो रोना है और ये बहुत कमजोर आदमी है, सब लोग मेरे परिवार को आक्रमण करना शुरू कर देंगे। तो किसी देश का राजा या प्रधानमंत्री अगर रोने लगेगा तो देश को बचाएगा कौन? इससे कुल मिलाकर के देश की बहुत छवि बिगड़ी है और मैं मोदी जी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं करता था। हाँ, इमोशनल होने का हक था इनको, लोगों के दुख दर्द पर इमोशनल होने का हक है इनको। हाथरस की बेटी पर, बनारस की बेटी पर, जिस बनारस से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बनारस की IIT की उस बेटी पर जिसको इन्हीं की पार्टी के दरिंदों ने जिसका बलात्कार किया और उसकी वीडियो बना ली, उस पर इमोशनल होने का इनका हक है। इनको इमोशनल होने का हक है उस गंगा पर जिसका सीना चीर करके करोड़ों रुपए खर्च करके उसमें मैला बहा दिया इन्होंने। इनको इमोशनल होने का हक इस बात पर है कि ये गटर से गैस निकालने की बात करते हैं और बनारस में गटर की सफाई करते हुए 25 वाल्मीकि जात के लोग मर गए, उनका परिवार बिना मालिक का हो गया, बिना कमाने वाले का हो गया। उस पर इमोशनल होने का इनको हक है। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे प्रधानमंत्री उन बातों पर इमोशनल नहीं होते। मेरे प्रधानमंत्री 45 साल की बेरोजगारी पर इमोशनल नहीं होते। मेरे प्रधानमंत्री 4 साल की अग्निवीर की नौकरी करके घर लौटे हुए बेरोजगार लोगों के उन हालात पर इमोशनल नहीं होते। उन पर इमोशनल हो रहे होते तो जरूर मैं भी इमोशनल हो जाता और मैं प्रधानमंत्री जी के पक्ष में कुछ बात कर रहा होता। लेकिन मैंने आपको मनोविज्ञान का जिक्र किया। मनोविज्ञान कहता है कि गुस्से में आदमी या तो तोड़ फोड़ करता है या फिर रोने लगता है जब कमजोर पड़ता है, और प्रधानमंत्री जी उसी दशा से गुजर रहे हैं। जय विनीता जी। तो प्रधानमंत्री जी के मतलब आंसू तो सच्चे हैं लेकिन थोड़ी सेल्फिश है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आंसू सच्चे नहीं हैं। उनके आंसू बहुत नकली हैं, उतने ही नकली हैं जितने आंसू फिल्मों में लोगों के होते हैं। हम लोग ड्रामा करते थे, आंसू निकाल लेते थे ड्रामा करते वक्त किसी किसी दृश्य में। ड्रामा में और फिल्म में जितने सच्चे आंसू होते हैं उतने ही सच्चे आंसू प्रधानमंत्री जी के भी हैं। वरना उनके आंसू बड़ी पोट पर जरूर निकले होते, बनारस की बेटी पर जरूर निकले होते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।